कि रेफ्यूजी स्टेटस पे जब आप होते हैं तो आपके जो भी स्पाउस या आपके फैमिली के दूसरे मेंबर्स होते हैं, वो अगर आपको यहाँ पे मिलना चाहें तो वो उनको बोलते हैं कि आप ज्वाइन करते हैं आपको यहाँ पे आके। तो उस वजह से उसकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। फ़ीस तो बहरहाल उनको जो वहाँ पे जो तयशुदा स्पेसिफाइड फ़ी है वो तो देनी पड़ेगी। लैंग्वेज कोर्स के भी करने की ज़रूरत पड़ सकती है डिपेंडिंग ऑन योर पर्टिकुलर स्टेटस। और उसके अलावा बाकी जो रिक्वायरमेंट है, आपके पास ये देखना है कि रेफ्यूजी स्टेटस पे होते हुए आया आप कुछ बेनिफिट्स ले रही हैं या कोई पब्लिक फंड्स या कोई सपोर्ट ले रही हैं, या उसके अलावा आपको कोई वर्क की परमिशन दी गई है और आप काम कर रही हैं। तो डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन, अगर आप एग्जाम्पशंस में फॉल करते हैं तो उस लिहाज से आप उनको बुला सकते हैं। अगर आप एग्जाम्पशन में फॉल नहीं करते तो फिर आपको ये अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स शो करने होंगे, मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होगी। इट इज़ ए डिटेल्ड प्रोसेस और इट रिक्वायर्स सो मैनी डॉक्यूमेंट्स। सो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप किसी भी सॉलिसिटर को जो है अपने पूरा केस स्टडी करने का मौका दें और फिर वो आपको प्रॉपर एडवाइस करेंगे। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं ये फैमिली मेंबर हूँ और मेरे पास 5 साल का वीज़ा है। ठीक है, तो मेरी डिवोर्स हो गई है 3 साल 4 महीने के बाद। ओके। तो फिर मैंने एप्लीकेशन डाली थी कि मेरी डिवोर्स हो गई है 3 साल के ऊपर, जो एक है एप्लीकेशन, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया क्योंकि मेरे पास अभी वीज़ा नेक्स्ट ईयर दिसंबर तक है। तो एक चक्कर में वो बताना होता है, इन्फॉर्म करना होता है। अगर आपके सर्कमस्टेंसेस चेंज होते हैं ना, तो उस सिचुएशन में आपको होम ऑफिस को इन्फॉर्म करना होता है। तो मैंने इसलिए किया, तो लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। वो कहते हैं अभी आपका कंटिन्यू 5 ईयर, और दूसरी रीजन लगाई है कि आपका जो स्पाउस थी उस टाइम वो जॉब करती थी, वो पे स्लिप पे भी उसकी लगाई थी, और कहते हैं कि इनफ प्रूफ नहीं है और प्रूफ दो। तो मेरे पास वो लकीली टॉक टॉक लैंडलाइन के नंबर हैं हमारे दोनों के नाम पे, वो भी मैं कर सकता हूँ। लेकिन पूछना ये है, मेरा क्वेश्चन ये है कि इस दौरान मैं अगर शादी कर लूँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, मेरी डॉटर है उसमें से, तो मैं शादी कर सकता हूँ? और अपील तो मैंने कर दी है, तो क्या इसका रिजल्ट आउट होगा? कोई इसके बारे में प्लीज तफसील से बता दे। कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछ लें अभी। दे सिचुएशन आप भी बता रहे हैं, गर्लफ्रेंड जो है वो आपकी अभी, और बेटी आपकी गर्लफ्रेंड से है, आपके स्पाउस से नहीं है? नहीं, स्पाउस से नहीं है। स्पाउस से नहीं है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ ये क्लियर करता चलूँ कि ये भी देखना होगा कि आपकी गर्लफ्रेंड का स्टेटस क्या है। अगर वो यूरोपियन है या ब्रिटिश है तो उस लिहाज से आप कन्वर्ट हो सकते हैं उसके ऊपर। अदरवाइज़ 3 साल 4 महीने के बाद आप ऑन द बेसिस ऑफ दिस पीरियड ओनली आप क्वालिफाई नहीं करेंगे इंडेफिनेट के लिए। आपको एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना होगा और आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी। जहाँ तक डॉक्यूमेंट्स का ताल्लुक है तो सिर्फ टॉक टॉक का फ़ोन या ये कोई यूटिलिटी बिल जो है ये सफिशिएंट नहीं होते। अगर यूरोपियन के वाले से अगर देखा जाए तो वो रिक्वायर करते हैं कि आप की जो स्पाउस हैं वो ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रही हैं कि नहीं कर रही। तो इसी तरीके से ट्रीटी राइट एक्सरसाइज करने के लिए उनको कोई जॉब का होना या सेल्फ एम्प्लॉयड होना और टैक्सेस वगैरह पे करना वगैरह वगैरह, ये चीज़ें काउंट होती हैं। अगर आप ये एविडेंस उनको दे सकते हैं तो वो उसमें पॉसिबिलिटी है कि आपका केस जो एंटरटेन किया जाएगा। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं 2003 सितंबर में यहाँ आया था एज अ स्टूडेंट, और मैंने जो है दिस मई में जो है अपना MBA कंप्लीट किया है। ठीक है। लेकिन रिसेंटली अभी मैंने जब देखा तो वो मेरा कॉलेज जो है सस्पेंड हो गया है। वीज़ा जो है वो मेरा दिसंबर तक वीज़ा है मेरा। ठीक है। तो मुझे कब अप्लाई करना चाहिए? मैंने लाइफ इन यूके टेस्ट भी पास। कॉलेज आपका कब सस्पेंड हुआ? लास्ट वीक हुआ। और आपको क्या कॉलेज से कोई लेटर या होम ऑफिस तरफ से कोई लेटर, कोई कर्टेलमेंट का या 60 डेज का जो टाइम देते हैं, कोई लेटर आपको रिसीव हुआ है सर? नहीं, मुझे तो अभी तक कोई भी चीज़ रिसीव नहीं हुई है। सिर्फ मुझे लास्ट वीक सस्पेंड हुआ है और मेरा तकरीबन उससे 1 हफ्ते पहले मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर तो आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है तो आपने अपने उसकी वीज़ा की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर ली है और आपको इस सिलसिले में मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कॉलेज अभी आपके सस्पेंशन में है, ये रिवोक नहीं हुआ। सस्पेंशन में का मतलब ये है कि वो बहाल भी हो सकता है, दोबारा रीइंस्टेट हो सकता है और वो कंटिन्यू कर सकता है अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं बीइंग ए कॉलेज और Tier 4 स्पॉन्सर। तो उस सिलसिले में फ़िलहाल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर होम ऑफिस आपको लिखता है और आपको 60 डेज़ का टाइम देता है कि ताकि आप नए कॉलेज में एडमिशन लें और अपने स्टेटस को आगे रेगुलराइज करवाएं, तो फिर उसके बाद फिर आप बात देख सकते हैं। लेकिन जहाँ तक अभी मौजूदा सिचुएशन का ताल्लुक है, आपको ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका टाइम पूरा होता है या उसके करीब पहुँचते हैं तो आप उससे 28 डेज़ पहले जो अप्लाई कर सकते हैं।
चूँकि आपका पीरियड 10 ईयर्स का पूरा नहीं हो रहा, लेकिन 1-2 माह का सिर्फ गैप है, आप सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो अपनी डिस्क्रेशन एक्सरसाइज करे और आप इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस जो है वो आपको जो है वो ये डिस्क्रेशन लीव के तौर पे ये लॉन्ग रेजिडेंस का परमिट जो है ग्रांट करे और परमानेंट रेजिडेंस क्रॉस करे। इसमें ये भी डिपेंड करता है कि आपकी थ्रू आउट जो यहाँ पे स्टडीज़ रही हैं उसमें आपने जो कोर्सेज़ किए, आपकी जो प्रोग्रेशन रही है वो इसमें काफ़ी वाइटल रोल प्ले कर सकती है ये बताने में कि आपकी जो सरगर्मियाँ किस हद तक पॉजिटिव रही हैं। तो आप एक अच्छी प्रेजेंटेशन करें, उम्मीद है इंशाल्लाह आपको वीज़ा मिलेगा। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो हेलो जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर मैंने 2 गल्लां जवाब दो सर। बिल्कुल देंगे जनाब, बोलें। पहली चीज कि जिन्हें लोगों ने ESO कीते ने ESO 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 2013 ਚ ਅਗਰ ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਕੱਲ ਨੂੰ 2014 ਚ ਬੰਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਿਆ ਵੈਲਿਡ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ESO। दूसरे नंबर ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਹੈ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਅਨਲੀਗਲ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਚਾਂਸ ਹੈ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿ नहीं। सर मेरे 2 क्वेश्चन। जी ठीक है, पहले सवाल का जवाब ये है, जो आप ESOL सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, जो लाइफ एंड यूके टेस्ट है उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती। ESOL के ऊपर भी डिफरेंट कोर्सेज हैं, उनके अगर 2 साल की टाइम लिमिट है, तो अगर आपने इंडेफिनिट के वक्त वो किया है तो आपको नेशनलिटी के वक्त दोबारा करने की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरे सवाल में जहाँ तक कोई अगर खातून अगर इलीगल हैं और आपसे वो शादी कर लेती हैं तो उनका क्या स्टेटस होगा, वो आपके स्टेटस के ऊपर बीइंग डिपेंडेंट जो है वो स्पाउस कन्वर्ट होने के एक अटैम्प्ट कर सकती हैं। उसके लिए 2 तरीके हैं, या तो अगर वो आप रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं तो FLRM की एप्लीकेशन जाएगी, अगर रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते जो थ्रेशोल्ड की 18,600 की रिक्वायरमेंट है तो फिर उनको FLRO एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो 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 जी जी मेरा नाम कल्बे अब्बास है जी। जी कल्बे अब्बास जी, वो मुझे अभी अभी रेफ्यूजी स्टेटस मिला है, लेकिन मेरे बच्चे जो है ना और मेरी बीवी जो है ना वो इधर नहीं है, उधर घर पर ही है। जी फरमाइए। तो अभी मैं आपसे स्टेप बाय स्टेप पूछना चाहता हूँ। अभी ना तो मेरा बायोमेट्रिक आया है और ना ही जो है ना वो नेशनल इंश्योरेंस नंबर अलॉट हुआ है, लेकिन मैं उनको जल्द अज जल्द बनाना चाहता हूँ। प्लीज स्टेप बाय स्टेप मुझे गाइड कर दीजिएगा। जी कल्बे अब्बास साहब, फ्रैंकली स्पीकिंग इतना ज़्यादा स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड नहीं कर सकता, जेनेरिक एडवाइस दे देता हूँ। उसमें सिचुएशन ये है कि सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करेंगे, अपने आप को यहाँ पे रेगुलराइज करवाएंगे, अपना स्टेटस, अपना अकोमोडेशन वगैरह, जॉब की सूरत, या अगर आपके पास कोई फंड्स है, सपोर्ट है, किस तरीके से आप अपनी फैमिली को यहाँ पे सपोर्ट करेंगे, वो सारी चीज़ें पहले आप मेंटेन कीजिए। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स तब कंप्लीट हो जाते हैं तब फिर आप उनका स्टेटस अप्लाई करेंगे, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन ये है आपको उनको सेटिस्फाई करना होगा होम ऑफिस को कि जो आपकी फैमिली आपको यहाँ पे आके ज्वाइन कर रही है आप उनको कैसे, उनके जो बोर्डिंग और लॉजिंग जो है उनको कैसे आप अफोर्ड करेंगे। आप पब्लिक फंड्स के ऊपर एक मज़ीद बोझ तो नहीं डालेंगे। तो ये चीज़ सेटिस्फाई करने के लिए अगर आप पहले अपने स्टेटस को इस्टेब्लिश करें फिर उसके बाद आप वो कर सकते हैं। और मज़ीद ये कि अगर आप हमें ईमेल करना चाहें, आप स्क्रीन पर हमारा ईमेल देख लेंगे, आप हमें अपने डॉक्यूमेंट्स भेजिए, हम आपको स्टेप बाय स्टेप भी गाइड करेंगे इंशाल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, वो मुझे असल में पूछना था आपसे कि हम लोग को 10 साल हो गए हैं इस कंट्री में रहते हुए। जी जी। तो हम लोग को अब उन्होंने दिया है ये 2.5 साल की जो डिस्क्रिशनरी लीव ठीक है वो, तो इसके लिए हमें कितना अर्सा इस मुल्क से बाहर रह सकते हैं हम ना? 10 साल आपको लीगल हो गया स्टेटस या नहीं, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है, तो उस वजह से वो जवाब नहीं दिया होम ऑफिस ने, तो फिर केस चलता रहा, तो अब उन्होंने हमें जवाब दिया है, तो 2.5 साल की डिस्क्रिशनरी लीव दी है उन्होंने हमें। अच्छा, ये जो तो हम लोग कब कितना अर्सा इस कंट्री से बाहर रह सकते हैं उसमें? देखिए, जहाँ तक बाहर रहने का ताल्लुक है, आपके पास 2.5 साल का वीज़ा है, आप 2.5 साल के दौरान जितना अर्सा चाहें बाहर रह सकते हैं, वापस आ सकते हैं। लेकिन जब आप वापस आएंगे और अगर आपको नेक्स्ट एक्सटेंशन अप्लाई करनी है तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए ज़्यादा बेस्ट ये है कि आप 1 साल में 90 दिन से ज़्यादा बाहर ना रहें, और टोटल जो है वो पूरा जो अगर 5 साल का पीरियड है उसमें 180 दिन से ज़्यादा आप बाहर ना रहें, तो ये आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा। डिपेंडिंग ऑन एग्जैक्ट सिचुएशन आपके वीज़े के अंदर भी ये कंडीशन लगी होगी कि डिस्क्रिशनरी लीव में मुख्तलिफ़ किस्म के वीज़े होते हैं, तो उसके अंदर भी आपकी कंडीशन हो सकती हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हम आपको उसका भी रिस्पांस देने की कोशिश करेंगे। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक्चुअली मुझे अपनी नेशनलिटी के बारे में पता करना था जी। मैं 2009 इस यूके में आया था, ठीक है, तो उसके 2 साल होने के बाद मुझे अप्लाई करना था इंडेफिनेट लीव के लिए।
लेकिन मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था और मैं नहीं कर सका, तो मैंने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर दिया था। तो उन्होंने मुझे सिर्फ 1 साल की एक्सटेंशन दी थी। तो 2012 में मैंने फिर इसके लिए दोबारा मैंने अपना कोर्स मुकम्मल किया, एंट्री लेवल 1 और एंट्री लेवल 2 ESOL, और मैंने अप्लाई किया फॉर इंडेफिनेट लीव के लिए। तो उन्होंने मुझे अब अभी स्टे दे दी है। तो मैं ये पूछना चाहता था कि अब मैं दोबारा नेशनलिटी के लिए कब अप्लाई कर सकता हूँ और उसके लिए मुझे कौन सा कोर्स दरकार होगा? ओके, अभी आपको कितना अर्सा हो गया ये इंडेफिनेट मिले हुए? मुझे सितंबर 2009 में मैं यूके में आया था। नहीं, इंडेफिनेट मिले हुए कितना टाइम हो गया आपको? अभी हुए तकरीबन, मैंने केस सबमिट किया था सितंबर में, तो उन्होंने मुझे रिटर्न किया दिस ईयर आई थिंक जनवरी और फरवरी में। ओके, स्ट्रेट रूल तो ये है कि इंडेफिनेट के बाद कम से कम 12 मंथ्स के बाद आप नेशनलिटी अप्लाई करते हैं, लेकिन उससे पहले का प्रोसीजर भी देखना होता है कि आपको कम से कम 5 साल जो है इस मुल्क में जो है वो पूरे करना जरूरी होता है। आपके केस में अपेरेंटली जो कि आप पूरे करते हैं, तो आप 12 मंथ्स आफ्टर इंडेफिनेट लीव टू रिमेन आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपका टेस्ट है, अगर लाइफ इन यूके टेस्ट आपने किया है तो वो वैलिड होगा और वो उसमें वो एक्सेप्टेबल होगा। जी, नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैंने 14 साल के इसमें लास्ट ईयर में जून में अप्लाई किया हुआ है। आप टीवी की आवाज़ कम करेंगे काइंडली? ओके, ठीक है। तो उसका 1 साल हो गया है और फिंगरप्रिंट मैंने देखे करीबन 2 महीना हो गया, तो अभी तक उसका कोई रिप्लेसमेंट आया नहीं। तो क्या आप बता सकते हैं? जी, ये स्टैंडर्ड टाइम इसका 6 मंथ है जी। वीज़ा अप्लाई करने से लेके उसका प्रॉपर आंसर आने तक, डिसीजन आने तक 6 मंथ का पीरियड लग सकता है, तो आप थोड़ा सा मजीद वेट करें। नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मैं सवाल पूछूंगा आपसे, फिर मैं टीवी पे सुनता हूँ। मेरा पहला सवाल ये है कि मेरी अम्मी आई है वीजे पे, ठीक है, 6 महीने का जो होता है वीजा मल्टीपल एंट्री, ठीक है, उस पर कितनी देर वो रह सकती हैं? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि उनको यहाँ पे जब आई हैं तो थोड़े दिनों बाद उन्हें दिल की कोई प्रॉब्लम हुई है, तो उन्हें हॉस्पिटल लेके गए हैं, उन्होंने उसी टाइम जीपी रजिस्टर किया, उन्होंने चेक किया है, तो अभी उन्होंने बोला है कि इनका जो हार्ट का प्रॉब्लम है उसका लेटर भेजेंगे, फिर फर्दर जो है ना उनको हॉस्पिटल में रिकमेंड करेंगे। तो अगर उसी दौरान वो यहाँ पे रहना चाहे या वीजा स्टैंड कराना चाहे या वापस जाना, वीजा 6 महीने का खत्म हो जाएगा, तो प्लीज इस बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दें कि अगर यहाँ से वीजा स्टैंड करना हो। मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ है मेरे भाई कि उनके पास 6 माह का वीज़ा है, फैमिली विजिटर वीज़ा है। 6 माह तक उनको रहने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। 180 दिन यानी कि वो यहाँ पे रह सकते हैं और उसके बाद उनको वापस जाना होता है। लेकिन जो कंडीशन आप बता रहे हैं उसमें चूँकि वो उनकी मेडिकल कंडीशन इस तरह की नहीं है, टर्मिनल इलनेस में आती है, तो वो इसी बेसिस के ऊपर आप उनकी फर्दर एक्सटेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, जो कि उनको ईजीली एक्सटेंशन मिल जाएगी इसके ऊपर। सिर्फ आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको उनको लीव जो वीज़ा की मुद्दत एक्सपायर होने से पहले अप्लाई करना है और मेडिकल एविडेंस साथ लगा दीजिएगा, तो उनकी जो वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा। अगर उनको मज़ीद 6 माह का वीज़ा मिल जाएगा। अगर उस दौरान में भी उनकी तबीयत बहाल नहीं होती और वो उनका ट्रीटमेंट सिल जा जाता है, तो मज़ीद एक्सटेंशन भी वो अप्लाई कर सकती हैं। और अगर वो उनकी तबीयत बेटर होती है तो फिर बेटर ये होगा कि वो वापस जाएँ और फिर नए सिरे से दोबारा वीज़ा अप्लाई करके जब भी उनको आना हो तो वो आ जाएँ। जी, नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मैं इस समय एक पिज़्ज़ा हट कंपनी के अंदर वर्क परमिट में हूँ। मेरे को 2 साल 9 महीने कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है। मेरा नेक्स्ट मंथ मेरा वीजा एक्सपायर होने वाला है। इस पिज़्ज़ा हट कंपनी ने मुझे आगे वर्क परमिट नहीं दिया। मैं आप कंपनी का नाम लिए बगैर बात कर लें, कोई मसला नहीं है। पिज़्ज़ा कंपनी कह लीजिए, ठीक है, इनफ है जी, ठीक है। तो अब मेरे को एक रेस्टोरेंट से स्पॉन्सर मिला है जो मेरे को सर्विस देने के लिए, वर्क परमिट देने के लिए तैयार है। बिल्कुल ठीक है। तो आगे सर जो मेरे 2 साल ये 9 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, तो अब जो वीजा प्रोसेस में 3-4 महीने लग जाते हैं, तो मेरे को डेफिनेटली अप्लाई करने के बाद जो वीजा नया लग के आएगा उस डेट से 5 साल और काउंट करने पड़ेंगे, या ये पुराना टाइम और वीजा टाइम जो पीरियड लगेगा 3-4 महीने प्रोसेस का, वो बीच में काउंट होगा? ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है सर। जी, और सेकेंड क्वेश्चन क्या आपका? सर, सेकंड क्वेश्चन ये है कि इस कंपनी से जब मैं काम कर रहा था तो मेरे 48 आवर्स का कॉन्ट्रैक्ट इनसे हुआ था, और इन्होंने कहा था कम बिजी टाइम में कुछ आपको घंटे 2-4 घंटे फालतू भी देने पड़े तो आप दे सकते हो, तो मैंने यस कहा था। लेकिन 3 साल से कंटिन्यू में से ये 70 to 72 आवर्स वर्क का काम मेरे से लेते रहे हैं, और मैं इसको रिफ्यूज करता रहा हूँ। अब मेरे को मेडिकल, मेरा बैक प्रॉब्लम की वजह से मेरे को प्रॉब्लम आ गई थी, इन्होंने मेरे को वीजा देना रिफ्यूज कर दिया।
ठीक है। हाँ जी। अच्छा, पहले आपके क्वेश्चन का जहाँ तक ताल्लुक है, जो पीरियड है वो काउंट होगा कि नहीं, ट्रांजिशनल पीरियड जो बीच में आता है। देखिए वो जो पीरियड है वो सेक्शन 3C ऑफ इमिग्रेशन एक्ट 1971 है, उसके रूल से वो आपके वीज़ा टाइम के अंदर ही काउंट होगा और आपको उसके लिए कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका वीज़ा डे 1 से लेके और जो जिस दौरान में आपका एप्लीकेशन पेंडिंग होगी वो टाइम भी काउंट होगा, और जब आपका वीज़ा लग के आ जाएगा वो सारा का सारा टाइम इसमें काउंट होगा, इसलिए आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। सेकंड, आपने बात की कि जो आप ओवर वर्क करते रहें, ओवर टाइम करते रहें, इस सिलसिले में यहाँ पे बेशुमार सहूलतें हैं। एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल्स मौजूद हैं, एकास के हैं इदारे हैं, और ऐसे बहुत से इदारे हैं जहाँ से आप रुजू कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि आपसे ओवर टाइम लिया जा रहा है और फोर्स लेबर के तौर पर लिया जा रहा है, तो आप उनको बता सकते हैं और वो आपकी रहनुमाई इस बारे में बेहतर कर सकते हैं। तो वीज़े की वजह से अगर वो वीज़ा देने से आपको इनकार करते हैं तो उसकी कुछ भी रीज़न हो सकती हैं। इमिग्रेशन में शायद उनके ऊपर ऐसी कोई पाबंदी नहीं आएगी। आप अगर नेक्स्ट रेस्टोरेंट में अगर स्विच करते हैं तो आपका वीज़ा वहीं से कंटिन्यू कर जाएगा। जी, नेक्स्ट कर लेते हैं। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं 3 साल पहले यहाँ स्टूडेंट आया था, स्टूडेंट के वीज़े पे, तो तकरीबन 1.5 साल हो गया है, मैं ओवर स्टे हो गया हूँ। तो पोजीशन इस किस्म की हो गई है कि अभी मैं पाकिस्तान तो जाना नहीं है, यहाँ कोशिश करनी है कि मुझे मशवरा दें ये कि मैं यहाँ शादी करना चाहता हूँ, जिसके साथ शादी करना चाहता हूँ वो ब्रिटिश है, तो हूँ मैं इस टाइम अनलीगल। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं शादी करूँ तो क्या मैं जिस टाइम रजिस्टर होऊंगा तो रजिस्टर वो कर लेंगे मुझे शादी, और अगर रजिस्टर हूँ तो उस टाइम मुझे कोई होम ऑफिस वाले अगर कोई इस किस्म की कोई शिकायत कर दे, ये तो नहीं है कि वो उसी टाइम आ जाए। आई गॉट योर क्वेश्चन। मैं आपको इसमें थोड़ी सी एक ओपन सी एडवाइस देना चाहूँगा, और भी कुछ ऐसे व्यूअर्स जो कि इस वाले से आपको कोई कंसर्न रखते हो वो भी इसको सुन लीजिए। अगर आपका पास कोई भी स्टेटस यहाँ पर मौजूद ना हो, आप ओवर स्टेड हो, जिसको कि दूसरे लफ्ज़ों में इलीगल भी बोला जाता है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो तो आप शादी करने से यहाँ पे पाबंदी नहीं है। शादी करना फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 12 यहाँ पे मौजूद है, शादी कर सकते हैं। लेकिन शादी का रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसमें वो जो रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट है वो यूके बॉर्डर एजेंसी के साथ लिएज करके काम करता है। तो ऐसी सिचुएशन में वो उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उनको इन्फॉर्म करें कि अगर कोई इमिग्रेंट जो है वो शादी के लिए अप्लाई करने के लिए आ रहा है। यूके बॉर्डर एजेंसी अपने रिकॉर्ड्स चेक करते हैं, अगर वो फाइंड आउट कर लें कि वो बंदा उनके रिकॉर्ड में अवेलेबल नहीं है या उसका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है तो वो उससे पूछगिछ कर सकते हैं। अगर उसके पास वैलिड रीज़न हो तो उसको कोई ममानियत नहीं है, और अगर कोई रीज़न ना हो तो वो उसको डिटेन कर सकते हैं, और डिटेन करने के बाद उसको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। तो आप सबसे पहले इस चीज़ को सिक्योर करें कि आपकी कोई ना कोई एप्लीकेशन ज़रूर पेंडिंग होनी चाहिए, चाहे वो डिपेंड करता है कि आपके सिचुएशन क्या है, सर्कमस्टांसेस क्या हैं। तो अपनी कोई रिप्रेजेंटेशन ज़रूर आप फाइल कीजिए। उसके बाद जब होम ऑफिस उस चीज़ को एक्नॉलेज कर ले कि आपकी रिप्रेजेंटेशन पेंडिंग है और वो केस इन प्रोसेस है, सजेशन यही है कि आप इसके बीच में ही वो कोशिश करें कि वो आपकी जो है वो शादी जो है रजिस्टर हो जाए। ये एक बिल्कुल एक प्रॉपर और एक ओपन एडवाइस है। इसके अलावा बाकी सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करता है, हर जो एप्लीकेंट है उसके सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं। अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस आप स्क्रीन पर देख लेंगे। इसके अलावा अगर कोई नाज़रीन का कोई इसी से सिमिलर या डिफरेंट क्वेश्चन हो तो हमें वो ईमेल कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनको प्रायोरिटाइज़ करके उनको जल्द से जल्द जवाब देने के लिए। वेलकम बैक व्यूअर्स, आपके प्रोग्राम में वापस खुशामदीद कहते हैं। कॉल्स का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आपसे 2 सवाल करने हैं सर। जी जी जी, पहला सवाल ये है कि मेरी एक दोस्त को उन्होंने असाइलम अप्लाई किया था तो उन्होंने डिस्क्रिशनरी लीव दी थी 3 इयर्स की। तो अब अगर वो एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको कौन सा फॉर्म यूज़ करना है, और क्या वो अपना सेम डे सर्विस वाले में जा सकते हैं? और दूसरा सवाल ये है कि अगर जो ये 7 इयर्स वाला रूल है, अगर एक मदर उसके 2 बच्चे हैं और बेटी और माँ को दोनों को 7 इयर्स हो गए हैं, लेकिन बेटा जो है वो यहीं पैदा हुआ है और 3 साल का है, तो उस सूरत में क्या वो 7 इयर्स की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं और वो थ्रू आउट लीगल ही हैं? तो आप प्लीज़ मेरे दोनों सवालों का जवाब दीजिएगा। थैंक यू। जी बिल्कुल ठीक है। सालम की जहाँ तक आपका एक्सटेंशन का ताल्लुक है तो DL फॉर्म होते हैं, वो उस पर आप एक्सटेंशन अप्लाई करते हैं और 6 साल का जो पीरियड पूरा होने के बाद वो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा सवाल है कि 7 इयर्स की बेसिस पे
पैराग्राफ 276 AD ऑफ इमिग्रेशन रूल्स इसको डील करता है, जिसके मुताबिक 7 साल की बेसिस के ऊपर अगर कोई भी बच्चा क्वालिफाई करता है तो उसके बिहाफ पे उसके पेरेंट्स जो हैं हैविंग ए पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली क्वालिफाई करेंगे और वो उसकी बेसिस के ऊपर वीज़ा लेने के एलिजिबल होंगे। बिल्कुल इसी तरीके से जो बच्चा जिसकी उम्र के अभी कम है 3 साल 4 साल है, वो चूँकि वो डिपेंडेंट होगा अपने पेरेंट्स के ऊपर, तो वो उनके साथ उसी हैसियत में वो अप्लाई कर सकता है और उसको भी उसी तरीके से डिस्क्रिप्शन लीव जो है 2.5 साल की जो है मिलने के चांसेस काफ़ी रोशन है। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा एक्चुअली एक क्वेश्चन है। मेरा एक अपील थी होम ऑफिस के रिफ्यूजल के खिलाफ, जिसमें मैंने पेमेंट नहीं डाली थी। अभी उनका लेटर मुझे मिला है जिसकी 5 मई है लास्ट डेट। पूछना मैंने 2 क्वेश्चन है इस सिलसिले में। एक तो ये है कि अगर 5 मई को मैं उनको अपनी डिटेल्स कार्ड पोस्ट करूं 4 को, जो कि 5 को उनको मिलेगी, इज इट ऑलराइट कि 5 को उनके अकाउंट में पैसे होने चाहिए? क्योंकि इस सिलसिले में अगर 4 को मैं डालता हूँ और 5 को वो रिसीव करें तो उनकी पेमेंट मिलते मिलते उनको शायद 3-4 दिन एक्स्ट्रा लग जाए। सेकंड क्वेश्चन ये है, जब मेरी पेमेंट उनको रिसीव होएगी उसके बाद वो मुझे डेट देने के लिए नेक्स्ट 4 to 6 वीक लगेंगे, या आफ्टर दैट रिसीविंग मनी वो फॉरन 2 to 3 वीक्स में मेरी अपील लॉन्च हो जाएगी? तो प्लीज़ इसका जवाब दीजिएगा। जी बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक अपील की फ़ीस का ताल्लुक है, ये आपको पता है कि ये कुछ अर्सा पहले तक तो खैर अपील का कोई फ़ीस का कोई ताल्लुक ही नहीं था। अभी कुछ अरसे से ये शुरू हुआ है तो उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कुछ लोगों को सेंड करने में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ सेम प्रॉब्लम वहाँ पे ट्राइब्यूनल्स के अंदर भी हो रही है उसको डील करने की वजह से। तो कोर्ट इस वाले से किसी हद तक लीनियंट हैं, वो इतनी ज़्यादा अभी स्ट्रिक्ट नहीं हुई। अगर आपने उसी जो मुकर्रर वक्त था उस तारीख को पोस्ट कर दिया है, आपने कहा जा सकता है कि आपने रिक्वायरमेंट पूरी की है, गो कि आपने काफ़ी लेट किया है, लेकिन फिर भी उम्मीद की जाएगी कि कोर्ट उसको एक्सेप्ट करेगी और वो आपके अपील को एंटरटेन किया जाएगा। जहाँ तक ताल्लुक है कि आपकी डेट का हेयरिंग कब आएगी, इसका ताल्लुक फ़ीस के लेने से वैसे नहीं है, गो कि इसके बाद प्रोसेसिंग शुरू होती है, लेकिन चूँकि डिपेंड ये होता है कि बिज़ी कितना है, वर्कलोड कितना है, उस लिहाज से वो अपील वर्क जो है एलोकेट करते हैं ट्राइब्यूनल्स को। तो उसको देख के ही आपकी डेट जो है वो डेट्स एलोकेट की जाएंगी और आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो आई विल स्टिल थिंक इट विल टेक अबाउट एटलीस्ट मंथ और मंथ एंड हाफ एटलीस्ट टू गेट अ लेटर फॉर एनी हियरिंग। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा एक सवाल है 10 इयर्स लॉन्ग रेजिडेंसी पे। मेरा अप्लाई करना है 10 इयर्स लॉन्ग रेजिडेंसी के अंदर सितंबर में। तो उसमें सर जो प्रूफ जो होता है जिसमें वो देखते हैं कि आप 10 साल इधर रहे हैं वैलिड तौर पे, वो चेक करते हैं पासपोर्ट से। तो एक दफ़ा सर मैं पाकिस्तान गया था तो वहाँ पे मेरा एंट्री स्टैम्प नहीं लगी थी, एग्जिट स्टैम्प लगी है लेकिन एंट्री स्टैम्प नहीं लगी। तो सर मैं किस तरह इसको सेटिस्फाई कर सकता हूँ, उन्हें बता सकता हूँ कि जी मैं वाकई गया मैं था वहाँ पे 2-3 हफ्तों के लिए, लेकिन मेरा एग्जिट लगा है, एंट्री नहीं लगी। ठीक है, उस पर कोई नजर नहीं आ रहा पासपोर्ट पे। व्हाट्स द बेस्ट थिंग आई कैन डू? अच्छा, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं। पासपोर्ट तो एक ज़रिया है ये प्रूफ करने के लिए कि आपका यहाँ पे कंटिन्यूस जो है इतने अरसे से रेजिडेंस है। दूसरा तरीकाकार ये होता है कि आप अपनी जो कॉरस्पॉन्डेंस होती है, ख़ास तौर पे उस पर्टिकुलर पीरियड की जिस पीरियड की आप बात कर रहे हैं जिसकी स्टैम्प नहीं लगी, अगर आप उस पीरियड की जो है उस ड्यूरेशन की कॉरस्पॉन्डेंस जो है वो अटैच कर दें साथ, कि वो आपके पास मुख्तलिफ यूटिलिटी बिल्स हैं, बैंक स्टेटमेंट्स हैं या और कोई एक्टिविटीज़ जो आपने यहाँ पर की हो और उसका रिकॉर्ड हो। फॉर एग्जांपल कोई शॉर्ट कोर्सेज किए हो, उसका सर्टिफिकेट आपके पास हो, कोई डिप्लोमा एनीथिंग लाइक दैट, अगर इस तरह की कोई चीज़ें आपके पास मौजूद हो तो आप उस पीरियड को कवर कर सकते हैं। अलावा जी इसका तरीकाकार ये होता है कि आप इस पोस्ट वाला के अलावा और पासपोर्ट के अलावा आप कुछ लोगों की स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं साथ, गो कि वो डायरेक्ट एविडेंस नहीं होती लेकिन वो भी एक सपोर्टिंग एविडेंस का रोल प्ले करती है। और अगर कोई आपके पास कोई ऐसी रीज़न हो कि आपने वहाँ पे स्टे किया था, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई अगर एयर टिकट मौजूद है और आपके पास ट्रैवलिंग की वो डिटेल्स मौजूद हैं, तो आप वो भी दे सकते हैं, आपके आने और जाने का इनवर्ड और आउटवर्ड जर्नी की वो भी डिटेल्स आ सकती हैं। ये सारी चीज़ें प्रूव करती हैं। और अगर ये पीरियड बहुत थोड़े से वक्त के लिए है तो नॉर्मली उसको इग्नोर कर दिया जाता है। अगर फिर भी वो आपसे रिक्वायर करें तो आप इवन एट लेटेस्ट स्टेज आप इसको जो है डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर सकते हैं और इसमें काफ़ी हद तक चांसेस है कि वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहता था, क्वेश्चन था मेरा कि मैंने मम को बुलवाया था 2 years बिफोर एज ए विजिटर हियर।
तो मैंने अब उनको सोच रही हूँ कि मल्टीप्लाई एंट्री वीज़े के लिए उनको 2 इयर्स के लिए बुलवाऊँ इधर। तो मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि कौन कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होंगे कि अगर 2 इयर्स के लिए हम उनको एज ए विजिटर बुलवाएं तो। ठीक है। अच्छा, इसमें सिचुएशन ये है कि 2 साल का जो मल्टीपल एंट्री वीज़ा है उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप वो 2 साल के लिए यहाँ पर स्टे करने के लिए एलिजिबल होंगी कंटिन्यूसली। उसका मतलब ये है कि वो किसी भी एक मुद्दत में यहाँ पर 180 दिन से ज़्यादा स्टे नहीं करेंगी। उनको 180 दिन के अंदर अंदर वापस जाना होगा, फिर वो दोबारा आ सकती हैं और उस 2 साल के अरसे में उनको दोबारा वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक डॉक्यूमेंट्स का ताल्लुक है तो डॉक्यूमेंट जो आपने फर्स्ट टाइम जो अटैच किए थे, आपको उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की जो फ्रेश फॉर्म है वो अप्लाई जो सबमिट करनी होगी। फॉर एग्जांपल जो बैंक स्टेटमेंट उस वक्त साथ लगाई थी, अब फ्रेश स्टेटमेंट्स लगाएंगे। टेनेंसी एग्रीमेंट्स वगैरह अगर सेम है तो वही चलेंगे। अगर इस तरह के और बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी डेट्स अब फ्रेश हो चुकी हैं तो आप वही डॉक्यूमेंट्स आएंगे। कोई ऐसा कोई उनकी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको वही प्रूफ देना है कि आप उनको अकोमोडेट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं और उनके वापस जो टाइज हैं पाकिस्तान में हैं और उनका कोई इंटरेस्ट यहाँ पे रहने का नहीं है और उनकी इंटेंशन है वापस जाने के लिए। सेम प्रूफ जो आपको देने हैं जो 6 मंथ के लिए हैं वही आपको 2 साल के लिए भी देना है। जी, नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। I have questions regarding the ILR. I'm on a tier 2 general. Right. I've recently applied for ILR through post. I've recently done my biometrics. Right. And I want to know how long it will take once I submit my biometrics. Biometrics, okay. The standard time is 6 months from the day you file your application, and in between you go, take your biometrics as well. So initially it takes 6 months period if there is no objection on the documents or your application. If there is any objection or any requirement, further requirement, they can write to you and you have to give the information accordingly. But overall it takes approximately 6 month time period. Right. And yes, please, go on. Yeah, and as you say that they will write to me if there is any need for a document. Yes, yeah. So when they write it, I've applied in month of whenever they April. will feel any requirement in between, because you know it's a process of your case. The case will be assigned to a caseworker. Soon as he'll open your file and start working on your case. So if he needs anything, he will let you know. If he doesn't need, so of course he will make his decision and he will inform you with the decision. So in any case, they will come back to you within 6 months time. Is that okay? I think it's gone now. जी, नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं PSW पे हूँ और मेरा बेटा जो है वो यहाँ पे बॉर्न हुआ था और वो अब 7 साल का हो चुका है। तो हम 7 साल के बेस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो मैंने ये पूछना था कि मैंने सुना है कि इसके बहुत ज़्यादा रिफ्यूजल्स आ रहे हैं, तो क्या ये बात सही है और हम अप्लाई कर सकते हैं इस बेस पे? और अगर वो रिफ्यूज़ करते हैं तो क्या अपील का राइट होता है इसमें? जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे पहले मेन चीज़ ये है कि 7 साल के वीज़े को एक बहुत ही ज़्यादा आसान ले लिया गया है कि बच्चा 7 साल का हुआ तो वीज़ा अप्लाई कर दें 7 साल का और वीज़ा लग के घर आ जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रूल्स हैं। ELTERP जो इसमें जो अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स FM के अंदर आता है, उसमें एक्सटेंशन है, EX1 है, पैराग्राफ 276 AD ही है। काफ़ी ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हैं। अगर आप मेन रूल के अंदर फॉल नहीं करते तो आप एक्सेप्शन के लिए भी एलिजिबल नहीं होते। ये आजकल जो होम ऑफिस का जो स्टांस है इसके ऊपर बन रहा है। हम लोग क्या करते हैं या मोस्टली लोग क्या करते हैं, वो सिंपली एक्सेप्शन को देखते हैं और एक्सेप्शन के अंदर ही अपना केस जो है वो फाइल कर देते हैं। मेन रूल के अंदर वो क्वालिफाई नहीं करते, एक्सेप्शन के अंदर अप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल्स आ रहे हैं। और इसके लिए ज़रूरत इस चीज़ की कि आप जो केस है एक तो किसी सॉलिसिटर से मशवरा करके फ़ाइल करें और सॉलिसिटर की डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शंस की रोशनी में ही फाइल करें, क्योंकि इसके ऊपर बहुत डिफरेंट लॉ जो अप्लाई होता है। और चूँकि इसके ऊपर एक सेट रूल नहीं है, सेट रूल से मुराद ये है कि एक प्रिंसिपल एक डेवलप नहीं हो चुका, अभी नए नए केसेस जा रहे हैं, डिसीजन आ रहे हैं, तो इसमें गलती का इम्कान मौजूद है। तो बेहतर है कि आप अपने प्रॉपर सॉलिसिटर के ज़रिए कीजिए। उम्मीद है कि आपको ये मेरा सवाल समझ में जवाब समझ में आ गया होगा। जी, नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैंने अभी आपसे क्वेश्चन किया था कि मेरे पास रेफ्यूजी स्टेटस है और मैं अपने हस्बैंड को बुलाना चाहती हूँ। तो मैं आपको ये बताना भूल गई थी कि जब रेफ्यूजी स्टेटस 2005 में मैं आई थी और 9 में मुझे रेफ्यूजी स्टेटस मिला था, तो मैंने पाकिस्तान से ही मैं
यानी पहले की शादी की हुई है, अभी नहीं मैंने की, और उनके 2 बच्चे भी इधर आ चुके हैं मेरे पास। ठीक है। और अब मैंने पूछना था कि ये रूल कब से चेंज हुआ है? पहले तो बच्चों को मैंने जब बुलाया था तो उनकी कोई फीस भी नहीं थी और कोई मुझे अकोमोडेशन भी या कुछ भी दिखाना नहीं पड़ा था 2 साल पहले। तो अब हस्बैंड को बुलाने के लिए ये सब कुछ, अगर पुरानी शादी हो रेफ्यूजी स्टेटस में तो भी ये दिखाने पड़ते हैं पैसे वगैरह सब कुछ, या अभी शादी करे जो रेफ्यूजी स्टेटस वाले? जी बिल्कुल ठीक है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि 2012 में बहुत लैंडमार्क किस्म की चेंजेस आई हैं इमिग्रेशन रूल्स के अंदर। इसको भी वन ऑफ दोस्त चेंजेस जो है वो कवर करती हैं, और अब आपको काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स जो है मीट करनी पड़ती है, जो कि आप पहले जिनकी की ज़रूरत नहीं होती थी, क्योंकि रूल्स उन्होंने स्ट्रिक्ट कर दिए हैं, थोड़ा सा क्राइटेरिया टाइटन कर दिया है, जिसकी वजह से ये सारी रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन मौजूद नहीं है और आप एग्जाम्शन में फॉल करती हैं तो आप उसके तहत भी अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन आपको ये साबित करना होगा, इस्टेब्लिश करना होगा कि आप एग्जाम्शन में फॉल करती हैं और जनरल रूल के तहत नहीं आ रही हैं। उम्मीद है अब आपको मेरे सवाल का जवाब मिल गया। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें ज़रूर ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस आप स्क्रीन पर देखेंगे, हम आपको उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, कैन यू हेयर मी? मेरा ख्याल है कॉल ड्रॉप होगी शायद इनकी। नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने देर पहले भी आपसे सवाल किया था, असल में थोड़ा सा वो चीज़ रह गई थी जो मैं सही कंफर्म नहीं कर सका हूँ। जो 3 साल पहले मैं वो बताया था कि स्टूडेंट था तो 1.5 साल हो गया, ओवर स्टे हो गए, तो आपने कहा पहले उस दरख्वास्त एक डालने उसके बाद शादी करनी। जी। तो पता ये करना है कि नॉर्मली जो जिस टाइम दरख्वास्त डालते हैं तो दरख्वास्त डालने के बाद जो वो अपने एक्नॉलेजमेंट लेटर जो है लेटर देते हैं कि उसके बाद कर सकते हैं ना? जी बिल्कुल कर सकते हैं आप। अच्छा, और दूसरा उसके बाद अगर शादी करने के बाद जो मेरी वाइफ होगी उसको भी वो 18,000 वो वाला काम जो है वो पूरा करना पड़ेगा, तब जाके अप्लाई करना पड़ता है? देखिए, अगर इसमें 2 तरीक़ेकार हैं। अगर तो आप स्पाउस वीज़ा अप्लाई करते हैं अंडर FLRM तो फिर तो आपको वो जो मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है, थ्रेशोल्ड है, वो पूरा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकते और आप FLRO के तहत एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं तो उस सूरत में मेंटेनेंस की उस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपको बहरहाल मेंटेनेंस की दूसरी रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी, जिसमें वो ये इस्टेब्लिश कर सकें कि वो आपको मेंटेन और अकोमोडेट कर सकती हैं विदाउट एनी रिकोर्स टू द पब्लिक फंड्स। तो अगर आप ये चीज़ इस्टेब्लिश कर सकें तो फिर आप FLRO के तहत फ़ाइल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप FLRM के ज़रिए भी फ़ाइल कर सकते हैं। लेकिन देखना ये होता है कि चूँकि आप एक दफ़ा ओवर स्टे हो चुके हैं तो ओवर स्टे होने की वजह से आप में थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो बेस्ट एडवाइस यही है कि आप FLRO फाइल कीजिए। होप आई आंसर योर क्वेश्चन। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, मैं ये पूछना चाहता था कि स्टूडेंट जो Tier 4 का स्टूडेंट है वो ये एक जो बिजनेस वीज़ा है, जो वेंचर कैपिटल स्कीम है कोई, या इस तरह का कोई नाम है, इसके बारे में अगर वजाहत कर दें तो मैं फ़ोन बंद करता हूँ तो आप थोड़ा डिटेल के साथ बता दें कि ये अप्लाई कर सकता है या क्या इसकी क्या सूरत बनेगी? बिल्कुल ठीक है। इसमें सिचुएशन ये मेरे भाई के कुछ अर्सा पहले तक दिसंबर 2013 से पहले ये सिचुएशन थी कि स्टूडेंट्स को जो है 200,000 पाउंड शो करना पड़ता था एंटरप्रेन्योर वीज़ा में स्विच करने के लिए। अब उन्होंने कैटेगरी को चेंज कर दिया है, उसमें उन्होंने जो अमाउंट की रिक्वायरमेंट है वो तो काफ़ी हद तक कम कर दिया है, लेकिन साथ ही साथ उसमें एक शिक्का ये इजाफा कर दिया है कि ये जो फंड्स हैं उसको स्पेसिफाइड सोर्सेज से ही आने चाहिए, जिसमें कि जो आपने वेंचर कैपिटल का जिक्र किया, दिस इज़ वन ऑफ दोज 3 सोर्सेज। तो अगर आप इन सोर्सेज के जरिए अगर आपको फंडिंग अवेलेबल होती है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं और आप उसके लिए क्वालिफाई करने की भी पोजीशन में हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी रिक्वायरमेंट्स भी मौजूद हैं, जैसे मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है, वो भी आपको पूरा करना साथ साथ ज़रूरी है। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान मैं एक मशवरा लेना था आपसे। जी जी फरमाइए, इसलिए बैठे हैं। हाँ भाई साहब, ऐसा है कि मेरा एक फ्रेंड इंडिया से आया था और उसकी वाइफ थी, साथ में इकट्ठे आए थे। 7 साल हो गए आए थे विजिटर वीजे पे, पर उन्होंने 1.5 साल हो गया था पहले उन्होंने केस लगाया था, तो लेकिन उन्होंने ना अब रिफ्यूज करके भेज दिया है। तो कोई अपील का राइट नहीं दिया, कुछ नहीं थे। कोई आप मुझे सलाह दे सकते हैं अभी क्या करना चाहिए आगे?
और अगर कोई नया दोबारा फिर केस लगाएं या ना लगाएं, क्या वो फिर जो नया केस लगाते हैं नए रूल में आएंगे या पुराने रूल में आएंगे, या इसी को पुश करें, कैसे करें? आप प्लीज मुझे डिटेल में बताइए प्लीज, क्या करना चाहिए? हाँ, इसमें भी देखिए सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप एक दफ़ा ओवरस्टे हो जाते हैं और आप कोई केस अप्लाई करते हैं, कोई फ्रेश एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं, तो उसमें अगर वो एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाती है तो फिर आपको अपील का राइट जो है वो नहीं दिया जाता, क्योंकि आप ऑलरेडी ओवरस्टे कर चुके होते हैं और आप क्वालिफाई नहीं करते अपील राइट के लिए। हाँ, अगर आपने विद इन टाइम, वीज़ा टाइम के अंदर कोई केस फाइल किया और वो रिफ्यूज़ होता है, फिर आपको अपील का राइट मिलता है। अपील का राइट ना मिलने की सूरत में आपके पास दो ऑप्शंस हो सकते हैं। पहला ऑप्शन ये हो सकता है कि आप ट्राइब्यूनल को डायरेक्टली लिख सकते हैं, अपील के राइट के लिए सीख कर सकते हैं। दूसरा तरीकाकार ये है कि आप हाई कोर्ट की जो है जुडिशल रिव्यू की जुरिसडिक्शन को है उसको इन्वोक करते हैं और हाई कोर्ट से जाके अप्लाई करते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट आपका लास्ट एक मोड होती है जहाँ पे आप जाके अपना अपील राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो हाई कोर्ट से आप अपना राइट मांगेंगे। अगर हाई कोर्ट ने आपको आपकी एप्लीकेशन ग्रांट कर दी तो आपका केस वापस जो है वो यूके बॉर्डर एजेंसी को रेफ़र किया जा सकता है या ट्राइब्यूनल को, या आपको अपील का राइट ग्रांट किया जा सकता है और उसकी बेसिस पे आप एक फ्रेश अपील फाइल कर सकते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि अगर अपील का राइट भी नहीं मिला और वो फ्रेश केस करना चाहते हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि उनके क्या सर्कमस्टांसेस जिनमें उन्होंने केस फाइल किया और वो क्यों रिफ्यूज़ हुआ। अगर आप ये समझते हैं कि उनके केस के सर्कमस्टांसेस कुछ चेंज हुए हैं या उनके पास कोई दीगर सर्कमस्टांसेस मौजूद हैं, तो वो उसके बिहाफ पे एक फ़्रेश एप्लीकेशन ज़रूर फ़ाइल करें। और बेहतर ये है कि चूँकि उनके एक दफ़ा रिफ्यूज़ हो चुका है तो वो किसी सोलिसिटर के मशवरे के साथ ही ये केस फ़ाइल करें, ताकि उनको जो है मज़ीद किसी पेचीदगी का सामना ना करना पड़े। जी, नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, मेरा नाम जफर है और मैं मैनचेस्टर से बात कर रहा हूँ। जी जफर, मैं दिसंबर 2010 में आया था यूके विजिट वीज़े पे। ठीक है। मेरा वीज़ा एक्सपायर हो रहा था 15 मार्च 2011 को, लेकिन वीज़ा एक्सपायरी से पहले मैंने अपील की थी डिस्क्रिप्शन लीव के लिए, जो रिफ्यूज़ हो गई थी। फिर मैं अपील में गया तो फर्स्ट ट्रिब्यूनल में रिफ्यूज़ हो गई, फिर अपर ट्रिब्यूनल में गए हम लोग, तो अपर ट्रिब्यूनल में अपील एक्सेप्ट हुई। एक्सेप्ट इस तरह हुई कि अपर ट्रिब्यूनल ने कहा होम ऑफिस को क्या आप रिकंसिडर करें एप्लीकेशन को। ठीक है। होम ऑफिस ने रिकंसिडर की एप्लीकेशन को, उसके बाद फिर रिफ्यूज़ कर दिया। फिर दोबारा हम गए, फिर अपर ट्रिब्यूनल में हेयरिंग हुई, फिर दोबारा अपर ट्रिब्यूनल ने कहा कि आप रिकंसिडर करें क्योंकि ये एक असाइलम केस है और आप इसको एज असाइलम सीकर इस केस को देखें। अब उस एप्लीकेशन वो डिसीजन हुआ था मार्च 2012 में, जो सेकंड फाइनल डिसीजन था। तो वो हमें तो होम ऑफिस ने कहा कि जब तक आपको फाइनल डिसीजन आप यूके ना छोड़ के जाएं, लेकिन हम कह रहे हैं कि मार्च 2012 से लेके अभी मई 2013 हो गए, तकरीबन 14 महीने हो गए हम वेट कर रहे हैं। तो क्या हम उनको रिमाइंडर भेजें या वेट ही करें उनका? ओके, जो टाइम आपने बताया जफर साहब, ये काफ़ी कंसिडरेबल टाइम है। 1 साल का अरसा नॉर्मली ये नहीं लेते इसको डिसाइड करने के लिए। आपको चाहिए कि आप अपने वकील के ज़रिए जो भी आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके ज़रिए उनको रिमाइंड करवाइए, और अगर कोई फ्रेश एविडेंस भी आपके पास मौजूद है वो भी दीजिए उनको, और आप देखिए कि वो आपके केस के ऊपर क्या डिसीजन लेते हैं और कितनी जल्दी लेते हैं। अगर वो फिर भी रिलक्टेंट होते हैं और आपको कोई भी डिसीजन विद इन एक रीज़नेबल टाइम नहीं देते, तो आपके पास राइट मौजूद है कि आप हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन वो कर सकते हैं। हाई कोर्ट से डायरेक्शन ले सकते हैं कि वो यूकेबीए को कह के तो ये मैटर को जो एक्सपेडाइट करवा सकती है। तो ये 2-3 आपके पास तरीके हैं, आप इसको 1 बाय 1 और स्टेप बाय स्टेप जो अप्लाई कर सकते हैं। आई विल एडवाइस यू टू गो थ्रू बाय सोलिसिटर ओनली, क्योंकि ये थोड़ा सा एक लीगल और कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। जी, नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये मेरे 2 क्वेश्चन है बेसिकली। स्पाउस वीजे के लिए जो 3 मंथ्स की स्टेटमेंट चाहिए या 6 मंथ की स्टेटमेंट चाहिए? दूसरा क्वेश्चन ये है कि पहले A1 का कोर्स था, अब उन्होंने B2 कर दिया 28 अक्टूबर से। ठीक है, B2 के कोर्स के साथ उन्होंने लाइफ इन यूके का भी डाल दिया है। A1 के साथ भी लाइफ इन यूके था कि नहीं, मुझे नहीं पता इतना, तो प्लीज ये बता दीजिए। जी ठीक है। दूसरी बात, सॉरी सर, एक सेकंड और, कि अगर आप 3 मंथ्स की स्टेटमेंट 6 मंथ्स की बजाय 3 मंथ्स की स्टेटमेंट भेज देते हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल अगर वो रिफ्यूज कर देते हैं या कुछ, तो फिर फीस जो है वो भी जाया चली जाती है, या वो ये कहते हैं कि नहीं जी हमें 3 मंथ की बजाय 6 मंथ्स की स्टेटमेंट चाहिए? ठीक है, तो थैंक यू सर, ये बता दें। कोई मसला नहीं। अच्छा, इसमें पहला क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट जो है स्पाउस वीज़ा के लिए 6 मंथ की है, कि आपने जो आपका स्पाउस होगा वो ये इस्टेब्लिश करेगा कि वो 6 मंथ से
वो इस बिज़नेस में है। वो स्टेटमेंट का मकसद ये बताना है कि उसकी जो इनकम का जो सोर्स है वो कहाँ क्या है और वो किस तरीके से जो उसके अकाउंट में इनकम आ रही है। वो 6 महीने के लिए उनकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप ये रिक्वायर्ड जो स्टेटमेंट्स नहीं प्रोवाइड करते वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं। रिफ्यूज़ करने की सूरत में आपकी फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी। अगर आपको अपील का राइट मिलता है तो आप अपील कर सकते हैं, राइट नहीं मिलता तो उसके लिए आप सीक कर सकते हैं, या आप फ्रेश एप्लीकेशन भी फाइल कर सकते हैं विद अप टू डेट डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन। जहाँ तक बात है कि अगर 6 महीने के अगर वो उससे पहले आप वो क्या प्रोसेस कर सकते हैं, अगर वो डॉक्यूमेंट्स आप उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है तो कानूनी तौर पे एक जो यूके बॉर्डर एजेंसी की जो एविडेंशियल पॉलिसी है उसके मुताबिक वो बाउंड हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के कि वो आपसे रिक्वायर करेंगे अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, एटलीस्ट आपको एक अपॉर्चुनिटी दें वो जो मिसिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप प्रोवाइड करने के लिए, ताकि आपका जो टाइम और जो फीस वगैरह वो ज़ाया ना हो। और अगर वो नहीं करते तो इसके ऊपर बड़ा लीडिंग एक केस है रोड्रिगस के वाले से, आप उस वाले से जो है ट्राइब्यूनल में अपील कर सकते हैं और आपको उम्मीद है कि ट्राइब्यूनल जो है वो अलाउ करेगा और वापस जो है यूके बॉर्डर एजेंसी को केस रेफर करेगा ताकि वो इसको रिकन्सिडर करें इन द लाइट ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन। जहाँ तक दूसरा क्वेश्चन था कि कोर्सेज़ के वाले से, कोर्सेज़ ये इसलिए रखे जाते हैं कि वो इस्टेब्लिश कर सकें, ये चीज़ आप बता सकें कि यू आर फिट टू लिव इन दिस सोसाइटी और आप इसके एक्लेमेटाइज हो सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं। यही मकसद है इसका। पहले से भी ये रिक्वायरमेंट थी और आगे भी ये रिक्वायरमेंट है। इनका क्राइटेरिया बल्कि थोड़ा सा पहले से ज़्यादा स्ट्रिक्ट करते जा रहे हैं वो, सिर्फ इसी वजह से कि ताकि अच्छे और बेहतर जो कम्युनिकेशन करने वाले हैं वो ही ज़्यादा उनको चांसेस मिल सकें। जी नेक्स्ट कर सकते हैं। हेलो जी खातिन आज़ाद, इसके साथ साथ ये बताता चलो कि ईमेल एड्रेस हमारा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आगे। अगर आपकी कॉल नहीं मिलती या किसी वजह से कॉल ड्रॉप हो जाती है या आपका क्वेश्चन हम सही डिटेल में उसका आंसर नहीं दे पाते, आप हमें ईमेल कीजिए, हम आपको इंशाल्लाह ताला इसका जो है जो जिस हद तक पॉसिबल होगा जल्द से जल्द जवाब देंगे। खातिन आज़ाद, उम्मीद है हमारे इस प्रोग्राम से आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा। अगर आप ये समझते हैं कि हमारी जो ये मशवरा है या हमारी जो एडवाइस है देना है ये आपके लिए किसी भी तरह से काम आती है तो आप हमें प्लीज़ अपने फीडबैक से भी ज़रूर आगाह करें। हमारे ईमेल एड्रेस पे आप कर सकते हैं, हमें कॉल्स के भी कर सकते हैं। हमें भी ऑफ कोर्स इस बैकअप की ज़रूरत है, आपके इस बैकअप की ज़रूरत है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते मेरे नए साथी में हमारी टीम के नए साथी जो हैं वो आपके इसी तरीके से सवालों के जवाब लेकर आपके सामने आएंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।